52 क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कैपिलर्स के प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कैपिलर्स के लॉज को पढ़ा था हमने, और कैपिलर्स के लॉज में 3 लॉज आए थे, 3 लॉज थे उसके, पहले लॉ और सेकेंड और थर्ड लॉ। और फर्स्ट लॉ के अंदर उसने बताया था ऑर्बिट के बारे में, लॉ ऑफ ऑर्बिट था। सेकेंड लॉ में उसने बताया था एरिया के बारे में, और थर्ड लॉ में उसने बताया था टाइम पीरियड के बारे में। तो ये 3 लॉज आपने कैपिलर्स के पढ़े थे। अच्छा, इन लॉज को पढ़ने के बाद अब आपको एक प्रॉपर डेरिवेशन करनी है, उसी को हम कैपिलर प्रॉब्लम कहते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इनका कहना है कि द डेरिवेशन ऑफ कैपिलर्स 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, जो तीनों लॉज थे प्लानिटरी मोशन के यहाँ पे मेंशन है, उसको न्यूटन के ग्रेविटेशन वाले लॉ से अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो उसी को कहा जाता है कैपिलर्स प्रॉब्लम, राइट। तो वी आर डिस्कसिंग कैपिलर्स प्रॉब्लम। है क्या रिलेशन है, किसका रिलेशन है भाई, कैपिलर्स के तीनों लॉज का रिलेशन है किसके साथ, न्यूटन के लॉज के साथ, ठीक है, न्यूटन के लॉज के साथ। तो यार इसी चीज़ को समझते हैं कैसे रिलेशन दिखाया जाएगा। भैया यार एक बात बताओ मेरे को, न्यूटन का जो लॉ था, न्यूटन ने तो ये कहा था ना, फोर्स इज इक्वल टू Gm अपॉन में r², राइट। अब इस इक्वेशन को मैं अगर r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँ, r वेक्टर से मतलब r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो यार यही चीज़ करा लेते हैं, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे r से डिवाइड करा दो ना। नीचे जाने के बाद ये चीज़ बन जाएगा Gm अपॉन में, यहाँ तो बन जाएगा r का क्यूब, राइट, यहाँ बन गया r का क्यूब, और ठीक से लिख देते हैं इसको, यहाँ बन गया आपका r का क्यूब, और ऊपर जो है, ऊपर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये बन गया आपका r वेक्टर, राइट, क्योंकि डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, तो ये चीज़ बन गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना Gm_s_m_p डिवाइडेड बाई r³r_s। तो ये MS_m_p क्या है यार, MS_m_p ना कुछ है नहीं खास, MS है मास ऑफ द सन और MP जो है मास ऑफ द प्लैनेट है, राइट। कि भाई ऑर्बिट में जो ये प्लैनेट रोटेट करते हैं, ये है आपका मास ऑफ द प्लैनेट, और यहाँ पे सन प्रेजेंट होता है किसी फोकाई पे, ठीक है, हमने पढ़ा था फोकाई पे सन प्रेजेंट होता है, ये फोकाई रहा, तो ये मास ऑफ द सन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को ध्यान देना कि ये जो MS है ना और ये MP है, यहाँ पे लिखा हुआ है MS और यहाँ पे लिखा हुआ है MP। अच्छा, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, तो यार यहाँ पे माइनस का सिंबल भी लगा लेना, ठीक है, ये माइनस का सिंबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि ये मेरे पास एक प्लैनेट है, मतलब ऑर्बिट है, तो प्लैनेट, अगर मान लो ये प्लैनेट है मेरे पास, तो ये प्लैनेट जो है ऑर्बिट का टेंजेंशियली मूव करता है, हर पॉइंट पर टेंजेंशियली, तभी वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने का पर्पस क्या है कि हमको पता है यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, और क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, क्लास 10th में ये पढ़ चुके हो कि टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इनके बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल, इनके बीच में बनता है आपका 90 डिग्री का एंगल। तो टेंजेंट और ये आपका रेडियस और ये टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर होते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। तो आगे की ओर ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तभी आगे बढ़ रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है आगे बढ़ रहा है, फोर्स लग रहा है आगे बढ़ रहा है, फोर्स लग रहा है आगे बढ़ रहा है। तो ये जो फोर्स है किसके साथ लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो फोर्स, ये जो यहाँ पे फोर्स होगा, ये फोर्स, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है आपका टॉर्क, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखिए, तो ये बन गया आपका, टॉर्क की बात की जाती है तो टॉ से लिखते हैं, वो होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो ये हो गया आपका फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू में फोर्स। अच्छा, इस फोर्स को रिप्लेस कर लेंगे हम, तो आगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टॉ ऐसे ही रहेगा अपनी जगह पे, ठीक है, आर भी अपनी जगह पे रहेगा, फोर्स को रिप्लेस कर लेंगे। फोर्स को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, फोर्स को रिप्लेस करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ये पूरी वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू जो है वो है आपके पास माइनस ऑफ Gm अपॉन में r का क्यूब मल्टीप्लाई बाई r, राइट, r वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है ये आपका टॉर्क बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ तक आ गया। अब समझिए अच्छे से, अब आपको समझना है कि r क्रॉस r, ये r है और ये r है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम चीज़ें जीरो बनाती है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम चीज़ें जीरो बनाएंगी। तो अगर ये जीरो हो गए तो ये सारी वैल्यू जो है, ये टॉ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सारी वैल्यू जीरो के बराबर, ये पूरा टॉर्क जो है ये जीरो आ गया, यानी कि प्लैनेटरी मोशन में टॉर्क जो है वो जीरो लगता है, प्लैनेट जब मोशन करता है उसे कहते हैं प्लैनेटरी मोशन। अच्छा, अब यहाँ पे टॉर्क जीरो आ गया, तो टॉर्क का रिलेशन जो था वो था सिस्टम ऑफ पार्टिकल में लीनियर एंगुलर मोमेंटम के साथ। यानी कि अगर टॉर्क की बात की जाए तो एंगुलर मोमेंटम होता है एल से, DL अपॉन में DT, वो हमारा वहाँ पे चलता था। टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, राइट। अब यार टॉर्क जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ जीरो बराबर DL डिवाइडेड बाई DT, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप। यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन है कि भाई ये जो आपका टॉर्क है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज, यानी कि dB/dt।
तो ये dl/dt जो है वो क्या बन गया आपका, जीरो बन गया, यानी कि l कांस्टेंट है। ठीक है, अब यार इसको यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं। भाई इतना तो पता ही है कि टॉर्क जो है वो लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के, तो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना, ये चीज़ है। अब टॉर्क की वैल्यू, ये टॉर्क की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे जीरो पुट कर दो, टॉर्क की वैल्यू मैंने पुट कर दिया जीरो, तो dl/dt जो आ गया वो जीरो आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इधर भेजो, तो इधर भेजने के बाद ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू dl। ठीक है, अच्छा इस डी को भी इधर भेज दो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो l की वैल्यू है वो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। l की वैल्यू जीरो मतलब कांस्टेंट है, l है कांस्टेंट। ये शो करता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी प्लैनेट का सन के आसपास जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। चलिए, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है, मतलब व्हेन अ बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट अ सपोर्टिंग सरफेस, द सपोर्टिंग सरफेस exert a force of reactions on him. This force of reaction produce the feeling of weight in the body. If somehow the force of reaction becomes zero, the apparent वेट ऑफ द बॉडीज बिकम जीरो। यार सिंपल है ना, मतलब आप किसी सरफेस पे बैठे हो, ठीक है, आप सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो, वो सरफेस भी आप पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो गया, आप दोनों का जो वेट है वो नलीफाई हो गया एक तरीके से, तो आपको कोई वेट ही फील नहीं होगा, एपरेंट वेट जो है वो जीरो फील होगा, राइट। तो ये चीज़ होता है, एपरेंट वेट जो है वो जीरो फील होता है। अच्छा, एपरेंट वेट जीरो फील हो रहा है, एक्चुअल वेट जीरो नहीं है। अगर मान लो कि आप अभी चेयर पे बैठे हो, या फिर मान लो आप अभी फर्श पे बैठे हो, या फिर आप अपने बेड पे बैठे हो, तो आप अपने, मान लो कि आप अपने बेड पे बैठे हो, तो बेड पे आप अपने से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आप अपने से फोर्स लगा रहे हो, तो बेड भी तो आप पे फोर्स लगाएगी, पर क्या आपको फोर्स फील हो रहा है बेड का, नहीं फील हो रहा। इसका मतलब क्या है, अपरेंट फोर्स जो है वो जीरो है, वेट जीरो है। इसी को कहते हैं बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस व्हेन रिएक्शंस ऑफ द सपोर्टिंग सरफेस इज जीरो। इसका जो रिएक्शन है ना, ये आपने एक्शन किया, ये एक्शन किया आपने, और ये रिएक्शन ये जीरो हो जाए। चलिए, ओके। तो यार ये वेटलेसनेस की एक डेरिवेशन है जो मैं आप लोगों को पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप प्लीज़ अच्छे से समझ के कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा, तीनों के तीनों कंडीशंस में दे रखी है। इनसाइड अ स्पेस क्राफ्ट जब जाओगे, नल पॉइंट पे क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, वेटलेसनेस बहुत ज़्यादा ईजी है, आप प्लीज़ इसको खुद से कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी। इनर्शियल मास क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इनर्शियल मास का मतलब होता है कि द मास ऑफ अ बॉडी विच मेजर्स इट्स इनर्शिया। आपने इनर्शिया के बारे में समझा होगा, इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, प्रॉपर्टी या एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है इनर्शियल मास के बारे में कि द मास ऑफ अ बॉडी विच मेजर इट इनर्शिया, यानी कि ये बॉडी है, इसका मास जो भी मेजर करता हो, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इट अलॉन्ग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, इनर्शियल मास अगर आपको निकालना हो कभी भी किसी बॉडी का, अगर आपको इनर्शियल मास निकालना है, तो ये देख लो उस बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है, उस बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो जो ये मास आता है, ये मास नहीं आता, बल्कि अब ये इनर्शियल मास आता है। तो देखो ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई से, तो होता तो वही है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एलिब्रेट किया है, बट ठीक है, ये हो गया आपका इनर्शियल मास। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इनर्शियल मास की, इनर्शियल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस इन अ बॉडी, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, यहाँ पे बॉडी ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो ये बॉडी है, इसमें बहुत सारे मैटर प्रेजेंट है, और एक दूसरी बॉडी है, ये बॉडी हॉलो है, इसमें 2-3 मैटर ही प्रेजेंट है, तो भैया इसका इनर्शियल मास ज़्यादा होगा ना इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर प्रेजेंट है। इट इज़ कंजर्व इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। कोई भी आप प्रोसेस कर दो इस बॉडी में किसी में भी कंजर्व रहेगा, इनर्शियल मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। और एक और दो प्रॉपर्टी और है, व्हेन डिफरेंट बॉडीज आर पुट टुगेदर देयर इनर्शियल मासेस गेट एडेड। जाहिर सी बात है भाई, इनर्शियल मासेस m1 पहली बॉडी का 1 लिख देता हूँ, दूसरी बॉडी का mi2 लिख देता हूँ, ये एडेड हो जाएगा अगर आप दो डिफरेंट बॉडीज़ को साथ लाते हो, 3 के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी इनर्शियल मासेस एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट है इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद स्पीड। भैया स्पीड बढ़ाओगे तो इनर्शियल मास जो है वो बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे आप मान लो कि एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक से आप टकरा जाते हो, ठीक है, आपको चोट लगता है। अब आप सोचो ट्रक जो है वो मोशन में है, वो किस में है, मोशन में, उससे टकराते हो तो आपको ज़्यादा फोर्स फील होगा। क्यों, क्योंकि भाई मास तो वही है ट्रक का, लेकिन वेलोसिटी आ जाने से मास जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। स्पीड बढ़ेगा तो इनर्शियल मास भी बढ़ जाएगा, ये चीज़ है। अब कितना बढ़ेगा, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अभी नहीं करना, इसको बस लर्न कर लो, ठीक है। ये जो था m0 जो था वो एक्चुअल था, ये m जो है वो आपको ज़्यादा वाला फील हो रहा है, ये वेलोसिटीज़ की वजह से, तो ये चीज़ आप याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है किसी बॉडी का, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होता है F=G(m)m/r, ठीक है। अर्थ के केस में यहाँ पे जो m है, m की जगह यहाँ पे आप डाल दो m(g), राइट, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं। तो एम ऑफ जी निकालना हो मेरे को यहाँ से, ये वाली वैल्यू निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूंगा, एम ऑफ जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम, राइट। ये चीज़ हमने निकाल लिया। ओके, अब हमने ये भी चीज़ निकाल लिया। अब हमें एक और चीज़ पता है कि जो आपका वो है, क्या कहते हैं, एम जी है, वो एम जी किसके बराबर होता है, एम जी है हमारे पास, अच्छा एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो, एफ इज़ इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलेरेशन। नॉर्मल जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू में एक्सेलेरेशन। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम यहाँ पे एक्सेलेरेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एफ इज़ ऑल्सो इक्वल टू मास इंटू में ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलेरेशन की जगह ग्रेविटी डाल दिया। अच्छा चलिए ये भी चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पे समझो ये है, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये है मास इंटू में ग्रेविटी, राइट, और हमारे पास दूसरा आया ये वाला, तो इन दोनों को इक्वेट करा लो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास इंटू में ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम ऑफ जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। अच्छा यहाँ पे आप एम आई लगाना, यहाँ पे लगाना एम आई, क्यों, इनर्शियल मास हो जाएगा। क्या होगा ये, क्या इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला इक्वेशन एज इट इज़ आपको दिख रहा है, राइट, ये इक्वेशन दिख गया आपको, और यहाँ पे ये वाला इक्वेशन दिख गया, दोनों को डिवाइड करा दो, ठीक है, दोनों को डिवाइड करा दो कि आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो यार ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसको आप रीड करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशन चैप्टर ओवर हो गया।